नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। वो हैं महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और न सिर्फ ये प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की, बल्कि ये इंडियन लेवल पे यानी नेशनल लेवल पर भी आप ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस की आप सचिव भी रही, राष्ट्रीय सचिव। जी। और आपने जब अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, जो जर्नी आपने तय की, कितना डिफरेंस और एज अ पर्सनालिटी आप अपने में कितना चेंज मानती हैं? जब मैंने 2011 यूथ कांग्रेस से शुरुआत करी, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ली, तो हम लोग बेसिकली गांव से निकले हुए लोग हैं। तो गांव से निकल के यूथ कांग्रेस की जर्नी में जब मैं आई थी तो कॉन्फिडेंस नहीं था, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, तो समझ में नहीं आता था कैसे बात करें, क्या बोले, किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है। बस एक इंटरेस्ट था, वो भी क्योंकि मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, तो मेरे को उसको देखते हुए मैं पॉलिटिक्स में आई। लेकिन आज और तब की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आज मुझे लगता है कि अनुभव हो गया, पिछले 13-14 साल से मैं राजनीति में हूँ। संगठन में बहुत लंबे टाइम काम करा। यूथ कांग्रेस की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रही, मैं इलेक्टेड चुनाव लड़के आई थी, वहां से पीसीसी सेक्रेटरी रही, फिर नेशनल कमेटी में रही, एज ए नेशनल सेक्रेटरी राजस्थान की इंचार्ज रही, और फिर जाके स्टेट आई। तो वो जो आत्मविश्वास है वो बहुत बड़ा चेंज है मेरे खुद की पर्सनैलिटी में। बिल्कुल, एक नेशनल स्तर से जब स्टेट में आते हैं आप ऑलरेडी बहुत इवॉल्व हो जाते हैं। और ये भी माना जाता है इस प्रदेश में कि जब से आपने कमान संभाली है विमेन विंग की, तो एक नई ऊर्जा जो है वो आपने अपनी पार्टी की महिलाओं में डाली है, हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो विमेन राइट को लेकर हो, बेरोजगारी और महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट आपका जो था वो अंकिता भंडारी को लेकर जो हत्याकांड हुआ, आपने प्रदर्शन इस कदर किया जो शायद हमने कभी सुना नहीं था कि इस तरीके से भी प्रदर्शन होता है, एक महिला इस विरोध में अपने सर मुंडवा देगी। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं जिस भी पोजीशन में रहूं, या हम लोग कोई भी जिस पोजीशन में काम करें, आप हैं या मैं हूं, मैं उस रोल को जस्टिफाइड कर सकूं। अगर मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी और मैं महिलाओं की बात ना कर पाऊं, मैं महिलाओं की लड़ाई ना लड़ पाऊं, तो मुझे लगता है कि फिर मेरी ये पोजीशन केवल एक पोजीशन बन के रह जाएगी। मैं उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रही हूँ। और मैं शुरू से ऐसे परिवार से निकली हूँ। मेरे दादाजी आर्मी से थे, पापा सीआरपीएफ में रहे, मेरे चाचा जी शहीद हुए। तो ऐसे परिवार से है जहाँ पे हम परिवार ने लोगों के लिए किया। और मेरे को हमेशा यही रहा कि मुझे कुछ अलग करना। और जब अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, उस वक्त पूरे देश में बहुत सारी चीजें चल रही थी। उसी वक्त मणिपुर में आपने देखा होगा कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। मुझे लगा कि मैं ऐसे प्रदेश से आती हूँ कि जिसको हम देवभूमि बोलते हैं। हमने बचपन से यहाँ कोई क्राइम नहीं देखा। मैं आज ही किसी से बात कर रही थी कि जब हम लोग ट्रैवल करते थे, हम बसों से करते थे, रोडवेज की बसों से करते थे, लेकिन तब वो डर नहीं था जो डर आज हमारे समाज में आ गया। तो उस वक्त बहुत रातें ऐसी थी जब मैं सोई नहीं थी। तो मुझे लगा था कि कुछ और अलग से क्या हो सकता है। और मुझे उस वक्त पता चला कि पुलकित आर्य और उसके साथ जो 2 लोग हैं वो हाईकोर्ट नैनीताल बेल के लिए चले गए। और मुझे एक बहुत बड़ा डर ये था कि कहीं ये लोग बाहर ना आ जाएं। तो मुझे लगा कुछ हटके करना चाहिए। और मुझे लगा कि इससे बड़ा जो मैं हेड सेव करा, हम लोगों ने जो मुंडन करा, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त। मुझे लगा करना चाहिए, मैं कर ली। आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से पहले आप प्रत्याशी भी रही हैं लैंसडाउन विधानसभा से। जब आप वहां पर प्रत्याशी थी, उसके बाद भी दूसरी बार जब टिकट की मांग की गई, आपको हटाकर एक फ्रेशर के तौर पर आप मान लीजिए किसी दूसरी को टिकट मिला, तो कहीं आपको ये लगा कि कोई छलावा हुआ, या इस तरीके से आपकी काबिलियत और आपने जो पार्टी के लिए किया है वो कहीं ना कहीं कम आंका गया? नहीं, देखिए, मैंने 2012 का चुनाव लड़ा। तो मुझे लगता है यंगेस्ट लड़की थी 2012 में जिसको चुनाव टिकट मिला था। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, यूथ कांग्रेस से मैं, क्योंकि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थी, अकेली लड़की संगठन में थी उस वक्त, और चुनाव लड़की आई थी, तो मुझे मौका मिला 2012 में। 2017 में मैंने 5 साल तैयारी करी, और 2012 जो मेरे अगेंस्ट लड़े उस वक्त उनको टिकट दिया गया, क्योंकि वो बहुत सीनियर थे, तो हम लोगों ने उतना कुछ बोला नहीं। लेकिन 17 से 22 में मैंने तैयारी करी। और हाँ, ऑब्वियस मुझे बुरा भी लगा, मैं बहुत रोई भी। और मुझे लगता मेरे क्षेत्र के लोगों को और मेरे परिवार के लोगों को भी बुरा लगा। क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी भी चीज के लिए और संगठन के लिए, और आप, बात ये नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ, बात ये थी कि मेरे क्षेत्र के साथ क्या हुआ, मेरे उन लोगों के साथ क्या हुआ जो लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि ये कुछ बनेगी, ये कल को एमएलए बन जाएंगी तो कुछ काम कर पाएगी, हमारे लिए कुछ करेंगे, या इस क्षेत्र में कुछ विकास होगा। और उस वक्त किसी और को टिकट देना दूसरी पार्टी से लाके, तो वो गलत था। वो कल भी गलत था और वो आज भी गलत है।
आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपने कहा कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन्होंने हमेशा सोसाइटी को दिया है। ऐसे में ऐसे परिवार से आना आप एक मोटिवेशन है अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और आप यंगेस्ट थी, आपने कहा इकलौती फीमेल भी थी। आप तब की स्थिति में महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना या पॉलिटिक्स में आने में कितना चेंज मानती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, महिलाओं के लिए कल भी राजनीति करना बहुत टफ था और आज भी टफ है। क्योंकि मुझे मतलब ये इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं कि अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, आज राजनीतिक परिवार की महिला नहीं है, तो आपका जो स्ट्रगल है वो दुगना हो जाता है। आपको जो शुरुआत करनी पड़ती है वो जीरो से करनी पड़ती है। अगर मेरे फादर या मेरी फैमिली से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होता तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो बना हुआ होता है, जो मुझे बनाना पड़ा। मुझे पिछले 14 साल काम करने के बाद आज स्टेट में कम से कम लीडरशिप जानती हूँ, क्योंकि ये ज्योति रौतेला है। लेकिन वहीं अगर वो मैं किसी नेता की बेटी होती, किसी नेता की बहू होती, तो उसका वो नाम उस परिवार से आया हुआ होता, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी मेरी है। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी जर्नी इतनी लंबी है और हम लोग खुद से कुछ कर पाए। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मुझ में होगा, जो स्ट्रगल मैंने करा, जो संघर्ष मैंने देखा, जो मैं गांव घूमी, लोगों के बीच में गई, मुझे नहीं लगता कि वो हर कोई कर पाएगा। और ये आपको सिखाता है, एक अनुभव देता है। तो मुझे जीवन में सिखाया। मैं जब 19 साल की थी तब मैंने जयरीखाल में एक एनजीओ शुरू करा। मैंने हेल्थ सेक्टर में काम करा। फिर मैं इस वक्त एक ओल्ड एज होम चलाती हूँ। और मैंने कभी पब्लिकली इस बात को बोला नहीं, लेकिन मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आई कि मैं सोशल वर्क कर रही थी और मुझे लगता था कि मैं जॉब कर रही हूँ दिल्ली में, काम कर रही हूँ जयरीखाल में। और जब मैं किसी अधिकारी के पास गई, कभी जब मैं बीडीओ से मिली, सीडीओ से मिली, डीएम से मिली, तो मुझे उसका 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे वेट करना पड़ा। रीजन बीइंग कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं सिस्टम का पार्ट बन जाऊंगी, अगर मैं उस सिस्टम का पार्ट बनूंगी जिनकी सुनते हैं, तो मेरे लिए काम करना आसान होगा। मैं आज काम कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे अंदर, मेरे परिवार से ये हिम्मत, ये जज्बा रहा कि मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ। और स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मैं अपनी लीडरशिप को भी, अपने परिवार को भी हमेशा ही थैंकफुल रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो अनुभव आपका खुद का होता है वो आपके परिवार का कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मेरी जर्नी, मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ा, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। आपका अनुभव आपका अपना होता है और उसका रिजल्ट बाकी दुनिया देखती है। ये बहुत खूब कहा है आपने। रिजल्ट दुनिया देखती है और आपको लगता है कि आप खुद से कुछ कर रहे हो, अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। वो जो खुद को खुद से बिल्ड करना है ना, वो बड़ी चीज है। अब जो है महिला कांग्रेस विंग का विस्तार आप लोग करने जा रहे हैं। सिर्फ राज्य स्तर में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर में इसका विस्तार हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि कल भी पॉलिटिक्स महिला जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, कल भी डिफिकल्ट थी, आज भी डिफिकल्ट है। तो ऐसे में ज्योति रौतेला का क्या एक इनिशिएटिव है उन महिलाओं को पार्टी से जोड़ना जो आप ही के तरह छोटे परिवारों से आती हैं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं? देखिए, मैं तो अभी भी मेरे को बहुत अच्छी टीम महिला कांग्रेस में मिली है। मेरे को बहुत अच्छा संगठन मिला। क्योंकि अगर मैं आज ज्योति रौतेला कुछ कर पा रही तो इसलिए कि उसके पास टीम बहुत अच्छी है। बिना टीम के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं हमेशा लोगों को, जो मेरी टीम है, और जैसे कल हमारा फाउंडेशन डे, महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और हम पूरे देश में कल मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं। महिलाओं को महिला कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति का पार्ट बनाना चाहते हैं। मैं ये जरूर करना चाहती हूँ, अगर मैं कर पाई, कि जो भी महिलाएं कैपेबल हैं, सक्षम है, और उनको वो किसी न किसी वजह से अगर राजनीति का हिस्सा नहीं बन पा रही और वो काम करना चाहती इस क्षेत्र में, तो मैं तो वेलकम करूंगी उनको कि आप आइए, हमसे जुड़िए। और जो आपकी लड़ाई होगी फिर हम लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे ना। सारी महिलाओं की लड़ाई लड़नी है। मैं अकेले ज्योति थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी जो राजनीति में आई हैं, उन्होंने पूरा जीवन राजनीति को दे दिया, लेकिन जब उनको कहीं किसी पोजीशन में पहुंचने की बारी आई तो उनको इग्नोर किया गया। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इकट्ठा होकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ें। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात हो और पद और इलेक्शंस की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव गए हैं और ये भी हमने सुना था कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी पौड़ी से टिकट के लिए, लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, क्या आपकी तैयारी थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी मेरी। मैं ये जरूर चाह रही थी कि हम लोग लगातार, क्योंकि महिलाओं की बात करते हैं, हमारी पार्टी भी करती है और पूरा एक उत्तराखंड में
हमारी पार्टी से भी किसी महिला को टिकट नहीं मिला है लोकसभा का। मैं उस वक्त चाह रही थी कि मैं पौड़ी से चुनाव लड़ूं। मुझे लगता था कि मेरा विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन है, उसके आसपास के क्षेत्रों में मैंने काम किया हुआ है, और एक महिला को लगातार, क्योंकि पार्टी भी इस बात को करती है कि महिलाओं को टिकट देना, तो मुझे लगा मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी को उस वक्त ये था कि जो मुझसे बेटर है, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, विनेबिलिटी जिनकी ज्यादा है, उनको टिकट दे। तो गणेश गोंदियाल जी मुझे लगता है कि हर मामले में हमसे तो बेटर थे, बड़े लीडर थे। उन्होंने वो विधायक एमएलए रहे हैं, पीसीसी रहे हैं, तो पार्टी को लगा कि उनको टिकट देना चाहिए। तो मुझे मतलब उसमें कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरे मन में इस चीज को लेके कुछ है कि गणेश गोंदियाल जी क्यों लड़े और मुझे क्यों नहीं लड़ाया गया। नहीं, पार्टी का वो डिसीजन जो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी पार्टी की, हम सरकार बनाना चाह रहे थे, उसके लिए जो जरूरी था वो करा पार्टी ने। अच्छा, आपने जब महिला कांग्रेस विंग की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक स्टेटमेंट दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आज उस स्टेटमेंट को जो है वो भारतीय जनता पार्टी कैश करती है कि आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, टिकट नहीं देते। तो वो स्टेटमेंट कैसे प्रियंका गांधी जी ने दे दिया? कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है। अगर इस देश में पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, पहली मुख्यमंत्री और पहली स्पीकर किसी ने दी तो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी जो पंचायती राज जो एक्ट है, उसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लाए। उसकी वजह से पूरे देश में आज अगर पंचायतों में, चाहे क्षेत्र पंचायत है, प्रधान है, काउंसलर है, ये राजनीति में महिलाएं आई हैं, तो वो इसलिए आई कि कांग्रेस पार्टी की वो सोच थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने सोचा था अगर प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी तो उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मीरा कुमार जी स्पीकर बनी, उनको हमारी पार्टी ने बनाया, शीला दीक्षित जी रही, उनको हमारी पार्टी ने बनाया। मान सम्मान में कोई कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। आज अगर आप हरियाणा की टिकट देखोगे, आप अगर ये छत्तीसगढ़ की देखते तो आप देखोगे कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाने की कोशिश, पार्टिसिपेशन दे रही है। और ये कांग्रेस हमेशा करती है। ये देखिए, भाजपा तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनसे पूछे आपका परसेंटेज क्या है, आपने कितने लोगों को मौके दिए हैं, वो नहीं बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो खाली एक आरोप है जो आप लोगों पर लगता है, राजनीतिक आरोप है। क्योंकि आपको बोलना, कुछ तो बोलना है ना, तो आप कुछ बोलोगे। तो आपने ये सब बातें बोली, अब उनकी टिकट पूछ लीजिए, उन्होंने विधानसभा में कितनी टिकटें दी। लेकिन क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे कि जो चाहे महिला विंग से नेत्रियां छोड़ के पार्टी गई हो दूसरी पार्टियों में, या फिर मेन स्ट्रीम से छोड़ के गए हो लोग, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं तिरस्कार हुआ है कांग्रेस के अंदर, वो उचित सम्मान नहीं मिला, और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के बलबूते चलती है, यंग लीडर्स और उनको नहीं आगे बढ़ाने का मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि जो परिवारवाद का आरोप है, तो मैं भाजपा के दर्जनों नेता गिना दूंगी जिनके बच्चे राजनीति कर रहे हैं। वो खुद भी लीडर हैं, लोकसभा खुद लड़े तो विधानसभा उनके बच्चे लड़े हैं। तो ये सब कहने की वाली बात है। पर ये जरूर है कि देखिए, हमको अभी भी इस पे विचार करने की जरूरत है कि जो अगर हमारी जो संगठन की महिलाएं या जो राजनीति में एक्टिव महिलाएं हैं, उनको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो अब 33% आरक्षण की बात है, और जिस तरीके से राहुल जी इस वक्त और प्रियंका जी लगातार महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो आने वाला जो टाइम है, जो 27 का जो हमारा चुनाव होगा, उसमें उत्तराखंड में आपको महिलाओं की जो भागीदारी मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल, ऐसे ही जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत सिंप्लिसिटी से आप जवाब दे रही हैं, ऐसे ही सवाल आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी। मैम, ब्रेक से पहले तमाम आपके राजनीति से जुड़े हुए हमने सवाल पूछे, प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात पूछी, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। तो भारत जोड़ो यात्रा बहुत प्रोमिनेंट यात्रा उनकी रही है और आप भी उसमें हिस्सेदार रही हैं। वो पूरा एक्सपीरियंस क्या था कि एक महिला जब इतने बड़े स्तर पर कोई यात्रा में पार्टिसिपेट करती है, तो वो जर्नी कैसी रही? देखिए, वो जर्नी तो राहुल जी ने इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लोगों के लिए निकाली। पर हम जो लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, और मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे जीवन की एक अलग दिशा वो यात्रा दी। मतलब हमारे को लाइफ में कितनी सी चीज़ों की ज़रूरत है और हम कितने बड़े मोह माया में फंसे हुए हैं, उसका मतलब
बहुत सिंपल तरीका उस यात्रा को था। वो यात्रा मैंने जी है, वो यात्रा नहीं जी, मैंने उसमें अपना जीवन जिया है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि आप 4 लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हो, कंटेनर शेयर कर रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे आपको वॉक करना शुरू करना है, 15 किलोमीटर मॉर्निंग की वॉक है, फिर ब्रेक है, 8 से 9 किलोमीटर हमारी शाम की वॉक होती थी। लेकिन वो राहुल जी बहुत सारे बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उसके लेके चले, हम अपने लीडर के साथ चले। लेकिन वो जर्नी आपके जीवन के लिए एक अलग अनुभव है, मतलब उससे सुखद अनुभव मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ और है। मतलब उससे जो जिस तरीके से लोगों से मिले, जैसे हम गाँव में गए, जो लोगों का पूरे देश का जो कल्चर है वो हमें देखने को मिला, लोगों से मिलके जो प्यार मिला, जो अपनापन मिला, और फिर लगा कि हम सब तो एक जैसे हैं, कहीं कोई फर्क ही नहीं है। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, अगर मुझे केरला में कहीं दिक्कत आई, महाराष्ट्र में दिक्कत आई, हम लोग तो किसी के घर में चले जाते थे, लंच ब्रेक होता था तो किसी को बोलते थे कि हम लोग भारत यात्री हैं, चाय मिलेगी क्या, और लोग हमें अपने घर में बिठाते थे, चाय पिलाते थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि आप कहाँ से आए हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो। वो आपको जो प्यार और अपनापन मैं बोलती कि पूरे देश में मिला, चाहे वो कन्याकुमारी थी, तमिलनाडु, केरला से निकलते तो क्योंकि 20 दिन की जर्नी थी, तो मैं जब हम लोग निकल रहे थे तो मुझे रोना आ रहा था कि हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। इतना अच्छा अनुभव था, बहुत बहुत अच्छा कनेक्ट फील हुआ, और वो पूरे देश में हुआ। मुझे लगा था कि हम तो सोच रहे थे कि राहुल जी अगर दोबारा ऐसी यात्रा निकालेंगे तो हम लोग फिर से चले जाएंगे। 5 महीने बहुत टफ होता है, बीइंग अ वुमन और ज्यादा टफ, क्योंकि आपकी फैमिली है, सबको छोड़ के आपने जाना है। लेकिन जब वहां चले गए तो उसके बाद लगा था कि यार ये जर्नी जीवन के लिए बहुत जरूरी थी, और बहुत अच्छा अनुभव था मेरे जीवन का। बिल्कुल। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आपने जब से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है, विमेन विंग को एक नई ऊर्जा मिल गई, और ये ऊर्जा आप डिसमिनेट करती हैं, आप सब में बांटती रहती हैं। जिस तरह से आपने आपकी पद यात्राएं हों, आप रैलीज करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, और रुद्रपुर में जो हुआ, जो घटना हुई आपके साथ कि वो वीडियो था, उसके बाद पुलिस कर्मियों पर सवाल उठे कई तरह के, वो पूरा इंसिडेंट क्या था? और आपको लगता है कि इस तरीके से विमेन लीडर्स के साथ पेश आना, या जब आप रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ एहतियात बरती जानी चाहिए? देखिए, मुझे ये हमारे प्रदेश में पहली बार हुआ कि हम लोगों ने कोई प्रोटेस्ट करा और जो बिहेवियर वहाँ की पुलिस ने उस दिन दिखाया वो गलत था। वो मेरे साथ कि किसी भी महिला के साथ होता तो वो गलती है। हमारे प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केसेस आप सुन रहे होंगे, और पिछले 2 महीने में तो इतनी घटनाएं हो गई कि हम लोगों को, मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि बीइंग अ वुमन और बीइंग अ सोशल वर्कर, मेरे को कभी कभी नींद नहीं आती कि क्या हो रहा है, कौन सुरक्षित है, खुद से डर लगने लग गया है। रुद्रपुर में जो हुआ, हम लोग प्रोटेस्ट करने गए क्योंकि वहाँ पे तस्लीम बानो का केस हुआ, वहाँ पे जो मौलवी ने जो बच्चों के साथ करा, और हम लोग पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर से सवाल पूछ रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका राइट है, वो करती है। हम बैरिकेडिंग चढ़े और हमेशा चढ़ते हैं, ये पहला वो नहीं था कि हम बैरिकेडिंग चढ़े, लेकिन जो बिहेवियर उन्होंने करा वो बिहेवियर गलत था। अगर मैं आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊंगी तो मेरे को पूरे यहाँ चोटें थी, मेरे यहाँ कटा हुआ है, मेरे को पैरों में अब भी निशान है, और मतलब मुझे लगा बहुत इनह्यूमन बिहेवियर था, और वो पुलिस को नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद भी जब मैं फेंट हो गई, पहला प्रोटेस्ट 3 साल में जिसमें मैं फेंट हुई, उसके बाद मैं जब नॉर्मल हुई, जब हम एसएसपी से मिले, और जो उनका रिएक्शन था, तो मुझे लग रहा था कि क्या ऐसे लोग अभी भी सिस्टम में है, तो बड़ा खराब था। और मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा सरकार को, अपने अधिकारियों को जरूर बोलना चाहिए कि भाई इसी प्रदेश के लोग हैं ना, इसी प्रदेश के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, अपोजिशन है, क्या करेगा, आवाज उठाएगा तो प्रोटेस्ट करेगा, किसी के खिलाफ करेगा। लेकिन एक महिला होने के नाते, मैं सिर्फ महिला नहीं, किसी भी पुरुष के साथ भी इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। जो उन्होंने करा वो गलत था, पूरी तरीके से गलत था। मैं चाहती उसमें जिस कांस्टेबल ने मेरे साथ ये हरकत करी थी, जिन्होंने डंडा पीछे से मारा था, लगाया था, मैं उसके अगेंस्ट केस कर लेती। लेकिन बीइंग अ उत्तराखंडी, बीइंग अ वुमन, सिर्फ मैंने ये सोचा कि अगर मैं उसके अगेंस्ट केस करूंगी तो उस लड़के की जॉब पे बात आएगी। तो मैंने अधिकारियों से जरूर बात करी, मैंने ऊपर से नीचे सब अधिकारियों से बात करी, और मैंने उनको बोला कि आप ये मेक श्योर कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से ये सारी घटनाएं ना हो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम ये दोबारा रिपीट कहीं हो गया तो उसके बाद फिर मैं नहीं छोड़ूंगी। एक बार के लिए किसी को माफी हो सकती है। मुझे बहुत लोगों ने, मेरे सीनियर लीडर्स ने मुझे बोला, हरीश रावत जी ने मुझे बोला कि आप FIR करवाइए, पर क्योंकि वहां से उन लोगों ने इतनी बार फोन कर दिए, उतनी बार
बार माफी मांग ली कि मुझे लगा कि चलिए एक बार कंसीडर करते हैं, कोई बात नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए चीजें, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए यार। मैं उसके बाद अराउंड 10 दिन घर से नहीं निकली, मेरे को फीवर आ गया, चोटें थी यार, मैं मेरी जगह कोई भी होता तो उसको होता, ये गलत था। और अगर मतलब उस पर भी मुझे राजनीति करनी होती तो भाजपा को पता चलता राजनीति कैसे होती है, लेकिन मैंने उस चीज को फिर वहां पे छोड़ दिया कि किसी के ऊपर कोई बड़ी चीज ना है। पहली गलती की माफी तो सबको मिलती है, वही आपने किया। मेरे को दो चीजें है, मेरे को हमेशा एज ए ह्यूमन ये भी लगता है कि उत्तराखंड में जो लोगों को जॉब मिलती है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। आप देख रहे हो बहुत स्ट्रगल करता है उत्तराखंड का कोई लड़का या कोई लड़की किसी पद पे जाने के लिए। वहां अगर मेरे एक माफी से उसके साथ कुछ गलत होने से बच जाए तो चलिए कोई बात नहीं है, तो भाई बहन है हम सब लोग, इतना कर लेना चाहिए। थोड़ा सा फैमिली पे, आपने कहा हमारी फैमिली भी, आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, आप रैलीज पे रैलीज करती हैं, फिर इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं, आपके फैमिली की तरफ से सपोर्ट कितना होता है? क्योंकि कोई भी महिला ये चाहती है कि अगर वो इस तरीके से पब्लिक फिगर हो, पॉलिटिक्स में जाए, तो कोई एक बैकअप उसे ऐसा मिले कि जहाँ वो फील करे कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ। देखिए मैं बोलूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे चाहे मम्मी पापा हैं, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने, भाभी ने, मेरी बहन, सब ने, मेरी फैमिली ने जो भी मैंने किया हमेशा मेरा साथ दिया। अब शादी हो गई है, 5 साल शादी को हो रहे हैं, और मेरी जो इन लॉज की फैमिली भी है, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, मेरी नंदे हैं, देवर है, हस्बैंड है, सबका सपोर्ट है। हाँ, कभी जब चोट लगती है, कभी ज्यादा कुछ हो जाता है तो बोलते हैं, डांटते हैं कि खुद का भी ध्यान रखो, खुद को कभी ज्यादा लग जाएगा कौन पूछेगा। लेकिन ये जरूर है कि मतलब आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और उनके सपोर्ट के बिना मैं खड़ी नहीं हो पाती। और मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा सपोर्ट है कि अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो मुझे लगता है मैं आज राजनीति नहीं कर सकती थी। हर तरीके से वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि ये अगर कुछ बोल रही है, कुछ सोच रही है, तो ये सही सोच रही होगी। और ये अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर से मिल जाए तो मुझे लगता है कि फिर आपको किसी और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं वो फील देख पा रही हूँ, आपकी आंखें नम हो रही हैं ये बोलते हुए, और वो फील जो आप कर पा रही हैं कि एक इमोशन क्या होता है जब आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप मिलता है। आते हैं मुद्दों पर मैम, क्योंकि बहुत सेंसिटिविटी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम महिला बेस्ड पार्टी हैं, हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, और एक सेक्टर जो उन्होंने 4 सेक्टर्स बोले थे, महिला, गरीब और बुजुर्ग और युवा, इन लोगों के लिए काम करना है। महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए उन्होंने काम किया। फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बदली नहीं है, वैसी की वैसी? देखिए, आप मुझे ये बताइए उन्होंने अलग से क्या काम करा? सेल्फ हेल्प ग्रुप तो कांग्रेस के टाइम से चल रहे थे। NLLM अगर आप स्कीम देखेंगे तो वो कांग्रेस के टाइम से चल रही थी और बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी, आप ये बताइए मुझे उनको मार्केट से कनेक्ट किया दिया है। मार्केट लिंक, वो प्रोडक्ट बना रहे तो आप उसको सेल कहाँ करवा रहे हैं, आपने उनको बिजनेस क्या दिया है। आपने बड़ी बड़ी बातें करी है। आपने पूरा वोट चाहे 2017 लिया या 22 लिया, आपने हमेशा बोला कि महिलाओं के वोट से हमारी सरकार बनी है। आज हमारे प्रदेश की बेटियां 2 साल के बच्चे से लेके 45 साल की महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, 60 साल की महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। आप ये बताइए कि मेरी बेटी जब घर से निकलती है, किसी की बहन जब घर से निकलती है, वो असुरक्षा जो आज इस सरकार में, आज प्रदेश में हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे हिमालय राज्यों में 9 राज्य हैं, उसमें नंबर 1 आज उत्तराखंड है जहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार के केसेस हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे कोई एक स्कीम ऐसे बता दीजिए जिससे कि गांव-गांव आज महिलाओं के पास एम्प्लॉयमेंट हो। बातें कुछ भी कर ले, लेकिन करा कुछ नहीं है। हमारे पास उत्तराखंड में क्या था? या हम सरकारी टीचर बन जाते हैं, या हम फौज में चले जाते हैं, छोटे छोटे दुकानें खोल लेते हैं। आपने हर चीज में तो हम लोगों के साथ गलत करा। आपने अग्निवीर लाके हमारे युवाओं का रोजगार खत्म करा। अगर आज पुलिस में 400 वैकेंसी है ना, तो 4 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है। कौन लाए ये स्थिति प्रदेश में? कहाँ है 1 करोड़ रोजगार? 10 लाख रोजगार बता दीजिए अगर साल के दे रहे हैं। यहाँ तो क्या इससे पहले कोई सरकारी नौकरी नहीं होती थी? आज मुख्यमंत्री 200 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हैं। क्या इस प्रदेश में इससे पहले कभी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी? हालात बहुत खराब है। हम किसी मुद्दे पे नहीं बोलना चाहते। आप अभी देखोगे, हरिद्वार का गैंग रेप हुआ, निसल्ट में रेप हुआ, लालकुआ में रेप हुआ, चारों जगह भाजपा का कार्यकर्ता शामिल था। आपने अभी कल लालकुआं वाली घटना के बारे में सुना होगा कि एक व्यक्ति
जो रेप केस में फंसा हुआ है, पॉस्को उस पे लगा हुआ है और उसका अरेस्टिंग रद्द हो जाता है। ये संरक्षण सरकार का है ना। अदरवाइज ये हो सकता है कि एक आदमी पे पॉस्को का केस लगा हुआ है, 14 साल की बच्ची से छेड़खानी हुई है, उसकी माँ ने कंप्लेन करी, माँ के ऊपर माँ ने रेप का केस लगाया और उसको उसकी जमानत रद्द हो गई। ये इस प्रदेश में पहली बार हुआ है ना, लेकिन इस पर बातें नहीं करना चाह रहे। हमारी जो भाजपा की सरकार है ये मुद्दों से भटकाने की बात करती है। मैंने मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुना, लव जिहाद और लैंड जिहाद पे कुछ बोल रहे थे। मेरे प्रदेश का मुखिया है, मेरे प्रदेश के मुखिया का काम है हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय करना। अगर चमोली की घटना हुई तो उसका अपराध भी उतना ही है जितना अपराध लाल कुआं, सल्ट और चंपावत वाले का है। तो पनिशमेंट भी बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप मतलब हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। मैं जब सीएम के 2-3 स्टेटमेंट सुनी, वो बंगाल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोचती थी काश हमारा सीएम हरिद्वार के बारे में बात कर रहे, चंपावत में जो घटना करी उसके बारे में बात करे, सल्ट में जो घटना घटी, लालकुआं में जो घटना घटी, नैनीताल में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कल ऋषिकेश में बच्चों के साथ रेप हुआ, सितारगंज में 4 साल की लड़की के साथ 9 साल, 11 साल, 15 साल के बच्चों ने रेप करा। क्या है, क्या हो रहा है प्रदेश में? इस पर कोई बातें नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात नहीं हो रही है। जब आप कोई बात करोगे तो ये किसी धर्म से जोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रेपिस्ट, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है या ईसाई है, किसी भी जाति का है, वो रेपिस्ट है और उसकी पनिशमेंट इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार इस पे बात ही नहीं कर रही है। कांग्रेस जब भी कोई मुद्दा उठाती है, आप जनता से, आप कहते हैं आप जनता की आवाज है क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, तो उस जनता का कितना समर्थन आप लोग को मिलता है? जितनी रैलियां आप लोगों ने की हैं, जितने मुद्दे आपने उठाए हैं, कि आपको लगता है कि जनता तक आपकी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। आज चुनाव कर रही है, आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या हालात है। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस सरकार को हम चुन रहे थे वो सरकार हमारे बारे में बातें नहीं कर रही है। कि आपको लग रहा है आज महंगाई पे कोई बात हो रही है, आज रोजगार के लिए कोई बात हो रही है, आज भ्रष्टाचार खत्म हो गया इस प्रदेश का? सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस वक्त इस प्रदेश में चल रही है। जनता समझ रही है। आज अगर चुनाव होगा तो भाजपा को पता चल जाएगा कि आज हालात क्या है। देखिए लोगों को समझ आता है, लेकिन होता क्या ना कि मूवमेंट्स बनते हैं चीजों के। आज के हालात जो इस प्रदेश में है वो बहुत खराब है। इससे पहले इतना क्राइम इस प्रदेश में नहीं था। इससे पहले जो हालात इस प्रदेश के बने वो नहीं थे। आज युवा हमारा परेशान है, हम लोग महिलाएं परेशान है, हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान है, और सरकार केवल और केवल चुनावी मोड में है। उसके अलावा वो कोई बात ही नहीं कर रही है। वेलफेयर के काम, आज गांव में सड़क नहीं है। आपने देखा होगा कल हल्द्वानी का मैंने भी एक वीडियो देखा कि एक डेड बॉडी, और वो शहीद फौजी थे, उनकी डेड बॉडी को नदी ट्रॉली पार करके करवाई है। हल्द्वानी की बात है, हल्द्वानी के बहुत पास की बात है। आप सोचिए अगर ये हाथ शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है। मेरे यहाँ हॉस्पिटल है तो उसमें एक्सरे मशीन नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते हो आप। आपको 50 से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तो आपको अपने एक अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ रहा है। विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं के लिए कर क्या रहे हो आप? जी जाते जाते मैम, एक महिला नेत्री होने के नाते उन तमाम महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो आपकी तरह कुछ पॉलिटिक्स में करना चाहती हैं, सोशल फिगर बनना चाहती है, अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है? देखिए मैं हर एक महिला को बोलूंगी कि हम सब लोग महिलाएं हैं और हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे का साथ देने की है। अगर हम राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हमें डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, और अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर लोग हमें और दबाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए होना चाहिए कि खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए, लड़ाई लड़ने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। बहुत शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी ज्योति रौतेला जी, कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश में अध्यक्षा हैं, और जितनी सिंप्लिसिटी, जितनी सादगी से और बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, इन्होंने एक मैसेज बहुत क्लियर कर दिया है तमाम महिलाओं के लिए कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए और वो शक्ति होनी चाहिए कि आप कहीं भी अपनी आवाज बुलंद कर सके। डरना नहीं है, ये संदेश उन्होंने दिया है। ऐसी अगली शख्सियत से हम एक बार फिर रूबरू होंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।